देखिए, दरअसल जो है आप लोग जो है मीडिया में जब खबर सुनते हैं तो अक्सर कई बार ऐसा टर्म या शब्द ज़रूर सुना होगा जिसमें ये कहा गया है कि दक्षिण के कुछ राज्य में या फिर किसी भी स्टेट में जो है वामपंथ ने धरना प्रदर्शन किया है या फिर दक्षिण पंथ ने एक दिन का बंद का आह्वान किया है। जैसे ही ये टर्म या शब्द जो है मीडिया में खबरों में दी जाती है तो आप लोग ज़रूर समझ जाते हैं कि वो वामपंथ का मतलब जो हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दक्षिण पंथ का मतलब हो गया बीजेपी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया में मीडिया द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथ या लेफ्ट विंग और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण पंथ क्यों कहा जाता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथ कहा जाता है, लेफ्ट विंग कहा जाता है, बीजेपी को दक्षिण पंथ कहा जाता है, तो कांग्रेस को क्या कहा जाता है। तो आज एक हम बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं, आप इस वीडियो को इंड तक ज़रूर देखें। दरअसल जो है वर्ल्ड इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए और अध्ययन किया जाए तो पता चलता है, ऐसा माना गया था कि फ्रांस में जब राजक्रांति हुई थी तो फ्रांस में जब क्रांति होने के टाइम चार्ल्स द्वितीय के जो राजा थे वो उसी के शासनकाल में एक बार राजाओं ने एक मीटिंग की थी, एक सभा बुलाई थी और उस सभा में बिना चेहरा देखे अपने दोनों हाथ को फैला दिया था और बैठने के लिए कहा था। तो उस दौरान जो है जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी ख़ासकर स्पेशली जो है मज़दूर वर्ग का जो समर्थन करते थे और जो समाजवादी या साम्यवाद जैसे विचारधारा के थे, तो कहीं न कहीं ये लोग जो थे वो लेफ्ट की तरफ यानी बाएं तरफ वो बैठ गए थे और जो राजाओं का समर्थन करते थे, जो कुलीन वर्ग का समर्थन करते थे, जो कंजर्वेटिव माइंड के थे, तो ऐसे लोग जो थे वो दाएं साइड में बैठ गए थे, यानी राइट विंग की तरफ बैठ गए थे। धीरे धीरे लेफ्ट विंग और राइट विंग टर्म का प्रचार और इसका इस्तेमाल कई एशिया और यूरोप के कई देशों में होने लगा। एशिया में जो है समाजवाद और साम्यवाद जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, प्रसार हुआ और रूस जो है समाजवाद का एक बहुत बड़े देश के रूप में उभरा। उसी तरह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी कई देशों में, एशिया के कई देशों में जो है ये पार्टी काफ़ी मजबूत के तौर पर उभरी। चाहे हम बात करें चीन की, जहाँ वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आज भी वहाँ जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में माना जाता है। तो वहाँ भी जो है कम्युनिस्ट के कई ऐसे नेता थे जिसमें माओवाद हो या फिर और भी कोई है, तो इन तमाम का वर्ल्ड में जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव इस कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ। धीरे धीरे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1920 के आसपास सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहते हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो एम एम कहलाती है, जो बाद में इन लोग का विभाजन हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है 1920 के आसपास इस पार्टी का गठन भारत में हुआ और ये पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी। अगर हम 70-80 के दशक की बात हम करें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली केरल में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता, यानी जो अभी कोलकाता कहलाता है, यानी बंगाल में जो है ज्योति बसु के नेतृत्व में एक लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। उसके बाद जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार रही और कहीं न कहीं इंडिया में नॉर्थ ईस्ट हो या केरल हो, एक लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुई। हालांकि आगे चल के यानी कि 90 के दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव में प्रदर्शन है उसका थोड़ा सा ग्राफ कुछ कम हुआ। बहरहाल 90 के बाद यानी कि करीब जो है 95 से लेकर 2000 तक के बीच में इंडिया में कई चैनलों की भरमार हो गई। कई तरह के जो है चैनल आने लगे। पहले जो है ज़्यादातर दूरदर्शन ही रहते थे, लेकिन बाद में जो है कई ऐसे चैनल हुए और धीरे धीरे जो है इंडिया में मीडिया ने इस टर्म का खूब प्रयोग किया। खासकर जो है 1990 के दशक के आसपास से ही इस शब्द का प्रयोग इंडिया में जमकर होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथ और बीजेपी को दक्षिण पंथ के तौर पर कहे जाने लगा। तो ऐसे में ये टर्म का इस्तेमाल हुआ। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो है इसी जो ये समाजवाद या साम्यवाद या फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूरों का या फिर समानता के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऐसी विचारधाराएं जो हैं
लेफ्ट विंग के तौर पर जानी जाने लगी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इंडिया में जो मजदूरों का समर्थन करती है, जो गरीबों शोषित वर्गों का समर्थन करती है, और इसीलिए जो है मीडिया में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को लेफ्ट विंग के तौर पर जाने लगा। बीजेपी को दक्षिण पंथ कहा जाने लगा। अब सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी को दक्षिण पंथ क्यों कहा जाए। दरअसल जो है राइट विंग की जो एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि ऐसी विचारधारा वाले के लोग जो होते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाते हैं, और उसके साथ साथ जो है उद्यमियों का वो समर्थन करते हैं। साथ ही जो है वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो है ज़्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जो है राइट विंग की पॉलिसी तो है, साथ ही जो है राइट विंग जो पॉलिसी होती है उसमें जो है सबसे जो बड़ी फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी को राइट विंग कहा जाने लगा, वो ये है कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो जो है राष्ट्रवाद के तौर पर है। जी हाँ, यानी कि बीजेपी जो है राष्ट्रवाद को सबसे प्रमुख मानती है, और भारत की संस्कृति, भारत का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को सबसे ज़्यादा उठाती है और इसको सबसे बड़ा मानती है। तो धीरे धीरे यहाँ के मीडिया ने इसे राइट विंग के तौर पर कहने लगी, और बीजेपी को का जो पार्टी है उसे जो है राइट विंग के तौर पर कहा जाने लगा। अब सवाल ये भी उठता है कि जब बीजेपी को राइट विंग के तौर पर कहा जाने लगा, अब कम्युनिस्ट पार्टी को लेफ्ट विंग के तौर पर कहा गया, तो कांग्रेस कहाँ है? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो बीच में है, मिडिल में है, यानी वो ना तो पूरी तरह से लेफ्ट विंग है और ना ही पूरी तरह से वो राइट विंग है। वो जो है उसे सेंटर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की हम पॉलिसी को देखें, ख़ासकर जो है 90 के दशक के आसपास 1991 में, और उसके बाद जब कई तरह के आर्थिक सुधार के कई पॉलिसी आई, साथ ही कई तरह की ऐसी पॉलिसी आई जिस पॉलिसी के तहत यह माना जाने लगा कि उसकी जो विचारधारा है वो जो है पूरी तरह से ना तो लेफ्ट विंग की तरफ है और न ही राइट विंग की तरफ है, बल्कि मिली जुली है। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम 90 के बाद के उसकी पॉलिसी पर अगर गौर करें तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने कई ऐसी योजनाएं लाई जो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग का भी समर्थन करती है, यानी वो गरीबों, मजदूरों और शोषितों का भी समर्थन करती है। और ऐसे में एक जो है पॉलिसी थी मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा जो 2009 में इसको लाया गया, जिसमें मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का अधिकार दिया गया, और रोज़गार गारंटी योजना के तहत मज़दूरों को 90 दिन या 100 दिन के लिए इसे जो है रोज़गार के तौर पर दिया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिसी या समर्थन एक तरह से लेफ्ट विंग के तौर पर मानी जाती है। उसके बाद जो है कांग्रेस ने ट्रेड के तौर पर भी जो उसकी पॉलिसी रही उसमें उन्होंने काफ़ी उदार नीति को अपनाई, यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को वर्ल्ड में बढ़ाया। उसने जो है उद्यमियों का भी समर्थन किया, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाया, और कहीं ना कहीं जो है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ट्रेड व्यापार को भी काफ़ी प्रमुखता दी। तो कहीं ना कहीं अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाई जाती है तो ये एक तरह से राइट विंग के तौर पर एक तरह से उसका माना जाता है। तो इन तमाम कई तरह की उसकी पॉलिसी और योजना के बेस पर ऐसा माना गया कि कांग्रेस जो है मिली जुली है, या फिर ये स्पेशली इसे हम सेंटर के तौर पर मान सकते हैं, यानी कि कांग्रेस ना तो लेफ्ट विंग है और ना ही राइट विंग है, बल्कि कांग्रेस जो है सेंटर में है, मिडिल में है। तो आज ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।